नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टुडेज हाई यील्ड यूपीएससी करंट अफेयर्स मास्टर क्लास। मैं हूं आपका एजुकेटर और आज हम 2 मई 2026 के सबसे क्रूशियल न्यूज सोर्सेस का एक इन डेप्थ और बहुत ही सिंपल विश्लेषण करने वाले हैं। यह एक्सप्लेनर बिल्कुल फोकस्ड होगा, तो जल्दी से अपने नोटबुक्स निकाल लीजिए और चलिए इस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जर्नी को शुरू करते हैं। एस्पिरेंट्स ध्यान दीजिए, आज हम जो भी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं ना, वो सीधा आपके प्रीलिम्स 2026 और मेंस एग्जाम्स में पोटेंशियल क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं। हम यहाँ सिर्फ फैक्ट्स को रीड नहीं करेंगे, बल्कि उनको प्रॉपर्ली यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से डीपली एनालाइज करेंगे, ताकि आप डायरेक्टली उन्हें अपने आंसर्स में यूज कर सकें। सो पे वेरी वेरी क्लोज अटेंशन। चलिए जल्दी से देखते हैं आज का हमारा सिलेबस अलाइंड एजेंडा क्या है। हम कवर करेंगे आरबीआई की डोमेस्टिक गोल्ड मूवमेंट, मिजोरम का इंसर्जेंसी फ्री स्टेटस, हीट वेव और पावर क्राइसिस के बीच का कनेक्शन। फिर होगा एक रैपिड फायर प्रीलिम्स बूस्टर और एंड में हमारी डेली यूपीएससी प्रैक्टिस। अपने जीएस पेपर 2 और 3 के नोट्स एकदम तैयार रखिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, आरबीआई ब्रिंग्स गोल्ड होम। ये सीधा आता है आपके जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी के अंडर। देखिए, किसी भी देश के फॉरेक्स रिजर्व्स के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी एसडीआर और आईएमएफ कोटा। अब इंडिया हिस्टोरिकली अपना काफी सारा गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में रखता आया है, पर अब ट्रेंड बदल रहा है। आरबीआई ने रिसेंटली 100 मेट्रिक टन से भी ज्यादा गोल्ड वापस इंडिया लाया है। हमारा टोटल गोल्ड रिजर्व 880 मेट्रिक टन है, जिसमें से अब 680 मेट्रिक टन इंडिया में ही बिल्कुल सिक्योर है। ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, और इस शिफ्ट के पीछे एक बहुत बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, जिसे हम कहते हैं डी डॉलराइजेशन। सिंपली पुट, ये किसी भी कंट्री की यूएस डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने की एक स्ट्रेटेजिक मूव है। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि इंटरनेशनल ट्रेड और रिजर्व होल्डिंग्स में उन्हें ज्यादा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मिल सके और वो किसी एक फॉरेन करेंसी पर कंप्लीटली डिपेंडेंट ना रहें। सो द क्रूशियल पॉइंट फॉर अस इज, आरबीआई अचानक अपना गोल्ड वापस क्यों ला रहा है? याद कीजिए 2022 का रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। वेस्टर्न नेशंस ने सैंक्शंस लगाकर रशिया के डॉलर अकाउंट्स को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया था। उस एसेट फ्रीज से सीट लेते हुए इंडिया जैसी इमर्जिंग पावर्स अब अपनी सेल्फ रिलायंस तेजी से बढ़ा रही हैं। अपने एसेट्स को, खासकर गोल्ड को अपने पास रखना किसी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन या सैंक्शन के रिस्क से बचने का एक बहुत ही स्मार्ट और डिफेंसिव मूव है। मूविंग ऑन टू टॉपिक नंबर 2, मिजोरम इंसर्जेंसी फ्री। ये टॉपिक डायरेक्ट मैप होता है आपके जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के सिलेबस से। अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री को ट्रेस करें तो आपको पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। ये प्रॉब्लम बेसिकली 1959 में शुरू हुई थी, जब मिजोरम में माउटम फैमिन आया था। इंसर्जेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि 1966 में इंडियन एयरफोर्स को वहां एयर स्ट्राइक तक करनी पड़ी थी। फिर काफी स्ट्रगल के बाद 1986 में हिस्टोरिक मीजो पीस अकॉर्ड साइन हुआ और फाइनली 2026 में आखिरी एक्टिव फैक्शन यानी एचपीसीडी के आर्म सरेंडर करने के बाद ये स्टेट अब पूरी तरह से शांत हो गया है। ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है हमारे लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ था? ये एक्चुअली इकोलॉजी और सिक्योरिटी के बीच का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। 1959 में एक स्पेशल बैम्बू स्पीशीज की मैसिव फ्लावरिंग हुई थी। इन बैम्बू फ्लावर्स को खाने के लिए रैट्स की पॉपुलेशन अचानक से मल्टीप्लाई हो गई और जब फ्लावर्स खत्म हो गए तो उन्हीं रैट्स ने वहां की क्रॉप्स को बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे एक मैसिव क्रॉप फेलियर हुआ और लोग भूखे मरने लगे। लोकल लोगों को लगा कि गवर्नमेंट ने उनकी आफत के वक्त सही से मदद नहीं की, जिससे उनके अंदर एक एलियनेशन और गुस्से की फीलिंग आई और इसी फ्रस्ट्रेशन से मिजो नेशनल फ्रंट का जन्म हुआ, जिसके लीडर थे लाल देंगा। अब देखिए, मेंस आंसर राइटिंग के लिए इन दोनों फेजेस को डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। प्री 1986 फेज में एमएनएफ लीड कर रहा था और उनकी कोर डिमांड इंडिया से कंप्लीट इंडिपेंडेंस की थी, जो 1986 के अकॉर्ड आने पर सॉल्व हो गई। लेकिन पोस्ट 1986 जब मिजो कम्युनिटी के इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो गए, तब होमार जैसी छोटी ट्राइब्स डिससेटिस्फाइड रह गई। उनके होमार पीपल्स कन्वेंशन ने कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में ऑटोनॉमी की डिमांड की। अब उनका भी कंप्लीटली सरेंडर हो गया है, विच इफेक्टिवली मार्क्स द एब्सोल्यूट एंड ऑफ द इंसर्जेंसी इन दैट रीजन। टॉपिक नंबर 3 पर आते हैं, हीट वेव और पावर क्राइसिस। ये इकोनॉमी और एनवायरनमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शन है, जो आजकल लगातार न्यूज में रहता है। आप सब जानते हैं कि एल नीनो की वजह से रेनफॉल कम हो रही है और नेचुरली हीट वेव्स काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। गर्मी बढ़ने से कूलिंग के लिए पावर की डिमांड बिल्कुल पीक पर पहुंच चुकी है, पर प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि हमारी लगभग 67% पावर अभी भी कोल यानी फॉसिल फ्यूल्स पर ही डिपेंडेंट है। एक तरफ हमें 2070 तक नेट जीरो एमिशंस का टारगेट मीट करना है और दूसरी तरफ इस बढ़ती डिमांड को मीट करने के लिए हम लगातार डबल स्पीड से कोल बर्न कर रहे हैं।
इसलिए अपने एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना अब कोई चॉइस नहीं बचा है, बल्कि हमारी सबसे बड़ी मजबूरी बन चुकी है। इस एनर्जी क्राइसिस, सप्लाई चेन इश्यूज और लगातार बढ़ते हुए फ्यूल प्राइसेस का एक काफी बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क निकल कर आता है, जिसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ये ऐसी सिचुएशन होती है जहां कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल स्टैग्नेंट यानी रुक जाती है, पर महंगाई यानी इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती रहती है और साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत हाई रहता है। ये यूपीएससी इकोनॉमी सेक्शन के लिए एक बहुत ही हाई यील्ड कीवर्ड है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हमेशा अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। तो अब सवाल आता है कि आखिर इस एनर्जी क्राइसिस का प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है। देखिए, हम ओवरनाइट कोल को बंद तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा रिलायबल बेस लोड प्रोवाइड करता है, जिससे लगातार 24/7 ग्रिड चलता रहता है। पर हाँ, उसके एमिशंस एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरी तरफ सोलर पावर बिल्कुल क्लीन एनर्जी है, जो अच्छी बात है, पर इसमें बैटरी स्टोरेज की मैसिव कॉस्ट और सोलर पैनल्स के लिए दूसरे देशों पर इंपोर्ट डिपेंडेंसी एक लंबा चैलेंज बना हुआ है। इसलिए द क्लियर वे फॉरवर्ड इज अ बैलेंस ट्रांजिशन। हमें न्यूक्लियर एनर्जी जैसे ऑल्टरनेट क्लीन सोर्सेज को भी अपने एनर्जी मिक्स में स्ट्रांगली लाना ही होगा, ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी मेंटेन रहे और हम एनवायरनमेंट को भी बचा सकें। चलिए बढ़ते हैं अपने सेक्शन 4 की तरफ, प्रीलिम्स बूस्टर। अब हम आपके 2026 अटेम्प्ट के लिए कुछ रैपिड फायर हाई यील्ड फैक्ट्स देखने वाले हैं, तो अपना फोकस एकदम शार्प रखिए। पहला फैक्ट है इंटरनेशनल लेबर डे के बारे में। ये आखिर शुरू कहां से हुआ? ये 1886 के वायलेंट शिकागो हे मार्केट प्रोटेस्ट से शुरू हुआ था, जहां वर्कर्स 8 आवर वर्क डे की डिमांड कर रहे थे। फिर 1889 में सेकेंड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने 1 मई को मे डे डिक्लेयर कर दिया। पर हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये कि इंडिया में पहली बार लेबर डे 1923 में मद्रास में लेबर किसान पार्टी द्वारा मनाया गया था। ये हिस्टोरिकल फैक्ट अक्सर प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अगला फैक्ट है नंबर 7। अब ये नंबर आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आईएनएस महेंद्रगिरी इंडियन नेवी के क्रूशियल प्रोजेक्ट 17A के अंदर बनने वाला 7th एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट है। ये सीधा हमारी नेवल कैपेसिटी और डिफेंस इंडिजिनाइजेशन के पुश को स्ट्रांगली बूस्ट करने वाला है। 2 और क्विक फैक्ट्स सीधा आर्ट एंड कल्चर और गवर्नेंस से। पहला है पद्माडोरी। ये एक यूनिक क्रॉस कल्चरल टेक्सटाइल इनिशिएटिव है जो नॉर्थ ईस्ट के एरी अहिंसा सिल्क को, जिसमें सिल्क वर्म को एक्चुअली मारा नहीं जाता, मध्य प्रदेश की मशहूर चंदेरी वीविंग के साथ ब्लेंड करता है। दूसरा फैक्ट ये है कि सिक्किम इंडिया की पहली पेपरलेस स्टेट जुडिशरी बन गई है। वहां के माउंटेनियस टेरेन में ये एक बहुत बड़ा डिजिटल लीप है जो आम आदमी का एक्सेस टू जस्टिस काफी हद तक आसान और इंप्रूव करेगा। और हमारा आखिरी रैपिड फायर फैक्ट जुड़ा है पीएमएनआरएफ यानी प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड से। हमेशा याद रखिए, इस फंड में गवर्नमेंट का यूनियन बजट नहीं लगता, ये स्ट्रिक्टली पब्लिक कंट्रीब्यूशन पे चलता है। एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है एस्पिरेंट्स के बीच कि ये सिर्फ नेचुरल डिजास्टर्स में यूज होता है, पर नहीं, ये जबलपुर बोट कैप्साइज जैसे मैन मेड डिजास्टर्स में भी उतना ही रिलीफ प्रोवाइड करता है। और ध्यान रहे, इस फंड की सोल डिस्पेंसिंग अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनको इसके लिए किसी पार्लियामेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। एंड फाइनली सेक्शन 5, डेली यूपीएससी प्रैक्टिस। अब टाइम आ गया है अपने नॉलेज को विगरसली टेस्ट करने का। चलिए देखते हैं आज आपने कितना रिटेन किया। आइए अब इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया है कि पीएनएमआरएफ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए कहता है फंडेड बाय यूनियन बजट, ऑप्शन बी कहता है ओनली फॉर नेचुरल डिजास्टर्स, ऑप्शन सी है प्राइम मिनिस्टर इज सोल डिस्पेंसिंग अथॉरिटी, या फिर ऑप्शन डी रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल। अभी जस्ट हमने इसको डिस्कस किया था, राइट? बजट की फंडिंग बिल्कुल नहीं होती, मैन मेड कवर करता है और पार्लियामेंट अप्रूवल बिल्कुल नहीं चाहिए। तो द क्लियरली करेक्ट आंसर इज सी, द प्राइम मिनिस्टर इज द सोल डिस्पेंसिंग अथॉरिटी। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबने ये करेक्टली गेस किया होगा। अब एक मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं। यहां आपको राइजिंग एलपीजी प्राइसेस का सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट इवैल्यूएट करना है। देखिए, एग्जामिनर को इंप्रेस करने वाला एक परफेक्ट आंसर बनाने के लिए आपको कुछ की पॉइंट्स इंक्लूड करने ही होंगे। पहला, उसमें इन्फ्लेशन का पॉइंट लिखिए। दूसरा, सोसाइटी के गरीब तबके पर इसका जो डिस्प्रपोर्शनेट असर होता है वो क्लियर दिखाइए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जरूर मेंशन करें कि कैसे प्राइसेस बढ़ने से लोग वापस लकड़ी और ट्रेडिशनल फ्यूल्स पर जा रहे हैं, जिससे क्लीन एनर्जी का हमारा नेशनल सपना पीछे जा रहा है। और आखिरी पॉइंट, घर की महिलाओं की हेल्थ और उनके जेंडर रोल्स पर ट्रेडिशनल फ्यूल बर्निंग का डायरेक्ट नेगेटिव इंपैक्ट। ये सारे पॉइंट्स जब मिलेंगे तभी आपका आंसर पूरी तरह से सॉलिड और कंप्लीट बनेगा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, यूपीएससी की इस लंबी प्रिपरेशन में नई चीजें पढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़े हुए को एक्यूरेटली रिटेन करना, और वो आता है सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट और स्मार्ट रिवीजन से। इसलिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को रोज रिवाइज जरूर करें, और ऐसे ही डीप और फोकस एनालिसिस के लिए हमारे इस डेली करंट अफेयर्स एक्सप्लेनर को रेगुलरली फॉलो करें।
आज का हमारा ये मास्टर क्लास हम एक बहुत ही डीप और पावरफुल थॉट के साथ एंड करेंगे। कोट कुछ इस तरह है, किसी समाज का असली मापदंड इस बात में छिपा है कि वो अपने सबसे कमजोर लोगों के साथ आखिर कैसा व्यवहार करता है। इस स्टेटमेंट पर जेन्युइनली सोचिए, इसे रिजर्वेशन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और यहाँ तक कि क्लाइमेट चेंज के एंगल से कनेक्ट कीजिए और कोशिश कीजिए इस पर खुद से एक एक्सेलेंट 1200 वर्ड्स का ऐसे फ्रेम करने की। कीप स्टडिंग हार्ड, स्टे इंटेंसली फोकस्ड ऑन योर गोल्स और हम मिलेंगे आपसे हमारे नेक्स्ट एक्सप्लेनर सेशन में।